जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम PT 365 इन्वायरमेंट की करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी की PT 365 कंप्लीट कर ली है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और से उस वीडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट की PT 365 विज़न IS की है, राइट। तो आज हम ये करेंगे। ओके, तो इसमें ब्रॉडली 6 टॉपिक्स में डिवाइड करा है ऑल टॉपिक्स ऑफ इन्वायरमेंट को, राइट। जैसे क्लाइमेट चेंज, देन पॉल्यूशन, देन बायोडाइवर्सिटी, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड जियोग्राफी, राइट। तो ये 6 टॉपिक्स को डिवाइड कर रखा है और इनके अंदर सारे के सारी न्यूज़ आइटम्स कवर्ड हैं, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक अस, share our video to your friend, comment your best part and subscribe so that you will get the notification of next video, right। तो चलिए, पहला टॉपिक है जो कि ओजोन होल से रिलेटेड है और ये क्लाइमेट चेंज का फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम मल्टीपल्स टॉपिक्स देखेंगे। तो ओजोन होल, तो ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन है क्या, न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अंटार्कटिका का जो ओजोन लेयर है, अंटार्कटिका के ऊपर वाला ओजोन लेयर, ये थिनर होते जा रहा ओवर द टाइम। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इस कारण से ये न्यूज़ में आया। तो ओजोन लेयर होता क्या है? ओजोन लेयर एक स्ट्रेटोस्फियरिक लेयर, स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर होती है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है, राइट। तो ये 10 से 50 किलोमीटर की हाइट में होती है और 0 से 10 किलोमीटर में ट्रोपोस्फियर होता है। तो स्ट्रेटोस्फियर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, राइट। तो ओजोन लेयर एक थिन सील्ड ऑफ गैस है जो कि स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिलती है अर्थ के, और ये जो भी सन की अल्ट्रावायलेट रेस हैं उन्हें ऑब्जर्व कर लेती है और हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। और 90% ऑफ द ओजोन जो भी है स्ट्रेटोस्फियर में ही देखने को मिलती है, राइट। ओजोन होल होता क्या है? जब वो ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग जाती है, ओजोन लेयर पतली होने लग जाती है, तो उसे हम ओजोन होल कहते हैं, राइट। ऐसा होल नहीं बन जाता, बट उस जगह, पर्टिकुलर जगह पे वो ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है और वहाँ पे लेयर कम हो जाती है, राइट, ओवर द टाइम जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो ये मेनली अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि इसका ओजोन डिप्लीशन होता कैसे है। तो जब हम ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स छोड़ते हैं जो कि ह्यूमन मेड केमिकल्स होते हैं मोस्टली, फॉर एग्जांपल CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि एरोसोल्स एंड रेफ्रिजरेंट्स और सॉल्वेंट्स होते हैं। ऐसे ही SCFC, एरोसोल्स और रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट्स, हेलॉन्स, देन मिथाइल ब्रोमाइड, फायर एक्सटिंग्विशर्स और पेस्टिसाइड्स, ये सारे केमिकल्स जब ओजोन लेयर तक जाते हैं तो इसे डिप्लीट करते हैं। कैसे? जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है तो क्लोरीन, जो CFC है, इसके क्लोरीन एटम को अलग कर देती है, राइट। तो जब ये क्लोरीन एटम ओजोन जो कि O3 होता है, O3 के एक ऑक्सीजन से मिलकर ClO बना देता है, राइट। ClO बना देता है तो O2 रिलीज़ हो जाता है और ClO बन जाता है, राइट। तो इसके कारण O3 कम होने लग गया है, तो इस कारण से ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग जाती है, राइट। तो यही चीज़ इसमें लिखा है, अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट द क्लोरीन एटम अवे फ्रॉम द CFC, राइट। और क्लोरीन एटम्स जब ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है तो वहाँ पे होल बनता है और ये मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड आर द क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड O2। तो ये हमने देखा, यहाँ से एक क्लोरीन एटम आया और यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम आया, तो यहाँ पे O2 बन गया और यहाँ पे ClO जो कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया, राइट। तो ये है ओजोन लेयर और ये ओजोन लेयर सील्ड है जो कि अर्थ को हमें ये यूवी रेज से बचा रही, राइट। ओके, हमें पता कैसे लगता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है? तो इसके कुछ मापदंड हैं जो कि इसके मापने के तरीके डॉप्सन यूनिट के माध्यम से। तो ओजोन लेवल नॉर्मली जो एवरेज थिकनेस होती है ओजोन की, ये 300 डॉप्सन यूनिट की होनी चाहिए, राइट। बट जब ये 220
220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो हमें पता लगता है कि ओजोन डिप्लीट हो रही, राइट। और इससे अगर कम होना इज़ डेंजरस फॉर आवर अर्थ, राइट। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या है? ये एक ह्यूमन मेड गैसेस हैं जो कि स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंचती हैं और ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, रिपीटेडली ब्रेक कर रही हैं पार्ट ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स, राइट। इन्हें हम कैटलिस्ट साइकिल भी कहते हैं। तो मेजर ओडीएस क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मेजरली कौन कौन सी हैं? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, सीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेलोन्स, ये मेजर ओडीएस हैं। और ऐसा यूएनईपी के अकॉर्डिंग इसे ओजोन डिप्लीशन को रिकवर करने में लगभग 4 डिकेड्स लग जाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज़ादी के बाद 75 साल के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर दिए और इसे सोचिए 40 साल लग जाएंगे इसे वापस अपने अपने लेवल पे आने पे। इसके पोटेंशियल ड्राइवर्स क्या है? ओजोन होल किस किस कारण से होता है? सिर्फ एक पर्टिकुलर इन मेजर ओडीएस के कारण ही नहीं, और भी कुछ रीज़न होते हैं, हालांकि मेजरली यही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक है चेंजेस इन द पोलर वॉर्टेक्स, अंटार्कटिक पोलर वॉर्टेक्स। तो पोलर वॉर्टेक्स होता क्या है? ये एक स्ट्रेटोस्फियरिक विंड पैटर्न है, स्ट्रेटोस्फियरिक लेवल में होता है, स्ट्रेटोस्फियरिक लेयर में होता है। एक वास्ट बवंडर जो कि वास्ट स्वेल्ड ऑफ लो प्रेशर एंड वेरी कोल्ड एयर, राइट। तो एक बड़ा बवंडर टाइप का जो कि लो प्रेशर और कोल्ड एयर का होता है, ये इसे हम पोलर वॉर्टेक्स कहते हैं। और ये मेनली साउथ पोल्स में ही देखने को मिलता है, जिसके कारण पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड बनते हैं, राइट। पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड, और पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड को, PSCs को, नेक्रियोस क्लाउड भी कहते हैं और मदर ऑफ पियर्ल भी कहते हैं, राइट। और ये -78 डिग्री सेल्सियस में ही फॉर्म होते हैं, इसके बिलो जब टेम्परेचर होता है तभी ये फॉर्म हो सकते हैं। और बेसिकली ये करते क्या है? ये दे ट्रैप्स द आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस। जब लॉन्ग वेव रेडिएशंस ट्रैप कर लेते हैं, इस कारण से वहाँ पे आगे देखते हैं क्या होता है। एंड कैन डिस्ट्रॉय द ओजोन, कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? थ्रू द ये बेसिकली प्रोवाइडिंग अ सरफेस, ऐसा सरफेस बनाता है जो कि क्लोरीन को एक रिएक्टिव क्लोरीन बना देता है, नॉर्मल क्लोरीन को एक रिएक्टिव क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ओजोन डिस्ट्रॉइंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ नाइट्रोजन जो कि क्लोरीन को एक मॉडरेट करने में मदद करता था, उसे भी रिमूव करता है। तो जिसके कारण से एक क्लोरीन एक डिस्ट्रक्टिव और रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इस कारण से ओजोन डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, राइट। और पोलर वॉर्टेक्स के अलावा सोलर साइकिल में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है इसके कारण, और एटमॉस्फेरिक अबेंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण भी हमें अंटार्कटिका के ऊपर होल देखने को मिलेगा, राइट। कुछ रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन ऑन ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शंस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो एक इरप्शंस हुआ होंगा टोंगा होंगा हा अपाई वॉल्केनो, राइट। होंगा टोंगा होंगा हा अपाई वॉल्केनो, जो कि ओजोन लेयर को इम्पैक्ट किया। कैसे? देखते हैं। ये एक सबमरीन वॉल्केनो है जो कि टोंगन आर्किपेलागो में देखने को मिला। टोंगन आर्किपेलागो, ये ध्यान रखना हमें, साउथ पैसिफिक ओशियन में 2022 में देखने को मिला था। और इसके पहले भी 1991 में माउंट पिनाटुबो में एक इरप्शन हुआ जो कि फिलीपींस में है, वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल रहा ओजोन लॉस के लिए, राइट। तो हम देखते हैं कि कैसे कोई वॉल्केनिक इरप्शन ओजोन लेयर पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जब भी एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, ये हम जानते हैं। तो इस कारण से स्ट्रेटोस्फियरिक वाटर वेपर प्लूम होता है, राइट। सबसे पहले स्ट्रेटोस्फियरिक वाटर वेपर प्लूम हुआ, तो ये वेपर फॉर्म हो रहा है और ऊपर एक बादल बना रहा है, राइट। और इंजेक्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इसमें इंजेक्ट होता है और केमिकल कन्वर्जन होता है क्लोरीन एटम का, जिसके कारण इसे ये रिएक्टिव क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। देन इसके बाद ब्रोमीन और हाइड्रोक्लोराइड भी एक अलग रोल प्ले करते हैं। और जो इरप्शन होता है
इसके कारण ओडीएस बनने लग जाती है और एक ऐसा सरफेस बन जाता है जिससे जिससे ओडीएस फॉर्म होती है, राइट। ओडीएस हमने देखा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो कि ये दे रखी हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, सीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलॉन्स एक्सेट्रा, ये सारे ओडीएस हैं, राइट, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि इंडिया ने जो भी टारगेट्स थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, इसको ओवर अचीव कर लिया, मतलब अचीव करने के बाद उससे ज़्यादा अचीव कर लिया, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड यूएनडीपी से हमें पता लगता है। तो 35% SCFC का टारगेट था, जो कि फेज़ आउट गोल था कि हमें इसे फेज़ आउट करना है। तो इसको हमने 44% तक रिड्यूस कर लिया 2020 के बेस लाइन में। तो ये ओवर अचीव्ड है, राइट, दैट इज़ गुड अचीवमेंट। और हमें HCFC 141B को भी एलिमिनेट करना है ओवर द टाइम। तो जो कि HCFC होता क्या है, SCFC और SCFC 141 देखते हैं। SCFC इज़ एम्प्लॉयड एज अ रेफ्रिजरेंट में और इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट, जो भी न्यू इक्विपमेंट बनाने के लिए रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है बेसिकली SCFC। और SCFC 141 एक ब्लोइंग एजेंट होता है जो कि पॉलीएथिलीन फोम की तरह काम करता है, राइट। प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीएथिलीन फोम में ब्लोइंग एजेंट के लिए काम करता है, राइट, SCFC 141। ओके, तो हमें इसे फेस आउट करना है ओवर द टाइम। SCFC को, SCFC की मैन्युफैक्चरिंग को फेस आउट करना है टिल द दिसंबर 2024, राइट। और इसके बाद हमें कुछ टारगेट्स भी हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, जो कि 2030 में शेड्यूल टारगेट है, तो इन्हें हमें अचीव करना है। इंडिया की अदर अचीवमेंट्स क्या रहीं, तो हमने CFC को फेस आउट कर दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलॉन्स, इनको हमने कंट्रोल यूज़ करना शुरू कर दिया, राइट। और HCFC को फेस आउट मैनेजमेंट प्लान भी बनाया है, स्टेज 2 में चल रहे हैं राइट नाउ, जो कि करंट प्लान है 2017 से अभी करंट प्लान चल रहा है 2024 तक, राइट। इसके बाद इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान भी है, जो कि कूलिंग डिमांड को रिड्यूस करने के लिए ये एम है। और रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, जो कि हमें और इफ़िशियंट बनाना है, इफ़िशियंट एनर्जी बनाना है उसको, और बेटर टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ करना है जिससे रेफ्रिजरेंट में कम से कम ये सब्सटेंसेस यूज़ हों और उससे और ज़्यादा इफ़िशियंसी बढ़ सके टिल 2037-38 तक, राइट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल न्यूज़ में आया, तो इसलिए हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। ये इम्प्लीमेंट हुआ अंडर वीना कन्वेंशन, जो कि 1985 में वीना कन्वेंशन आया, राइट, इसे अडॉप्ट किया गया। ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रीटी, जो कि प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को इसको एलिमिनेट करने के लिए बात करती है, इसको और ज़्यादा कम करने और एलिमिनेट करने की बात करती है, राइट। ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी ऑफ UN है, राइट। ओके, जो भी सिग्नेटरीज हैं, ऑल सिग्नेटरीज ऑफ UN, राइट, पहली एक ऐसी यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है UN की। तो ओज़ोन डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड ओज़ोन डे, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये स्टेट PCS या फिर एक स्टेटमेंट इन UPSC दे सकता है, राइट। ओके, इसी से रिलेटेड है किगाली अमेंडमेंट हम अपने इन्वायरमेंट में बेसिक्स में पढ़ते हैं, जो कि 2016 को अडॉप्ट किया गया और 2019 को फोर्स में आया। ये बेसिकली प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फेस आउट करने की बात करता है। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, what are हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, these आर नॉन ODS alternatives टू CFC एंड SCFC। ये एक ऑल्टरनेटिव थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसे भी फेस डाउन करने के लिए ये बात करता है किगाली अमेंडमेंट। क्यों कि ये तो नॉन ODS ऑल्टरनेटिव है, वो इसलिए क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका और ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड से थाउजेंड्स ऑफ द टाइम इसका बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। दैट्स वाई इसे भी फेस डाउन करना है, फेस आउट करना है ओवर द टाइम, राइट। तो इसे बेसिकली हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया विथ 4 स्टेप पाथ। इसमें हमें 80% ऑफ रिडक्शन ऑफ HFC करना है, कंजप्शन बाय 2047।
2047 तक हमें 80% तक उसका यूज़ रिड्यूस करना है और उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, राइट। इंडिया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इंडिया का क्या रोल है। तो इंडिया बिकम अ पार्टी ऑफ वीना कन्वेंशन इन 1991। तो वीना कन्वेंशन आया कब? वीना कन्वेंशन 1985 में आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, और इसके बाद इंडिया ने 1991 को इसको साइन किया, राइट। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में, राइट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इंडिया की? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। और इंडिया ने 2021 में किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया। अंडर इट इंडिया विल कंप्लीट फेज डाउन HFC इन 4 स्टेप्स फ्रॉम 3032 ऑनवर्ड। 2032 के बाद इंडिया जो है कम्प्लीटली HFC को फेज डाउन कर देगी। और इसका प्लान ये है कि 2032 तक 10% का रिडक्शन, देन 20% 2037 तक, और 30% 42 तक, और 85% तक रिड्यूस करना है, जो कि 2047 तक का टारगेट है, राइट। देन स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023, ये हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ क्रायोस्फीयर फर्स्ट? तो क्रायोस्फीयर जो भी अर्थ में फ्रोज़न पार्ट है, जो कि ग्लेशियर्स हो सकते हैं, स्नो हो सकता है, और लेक और रिवर्स परमाफ्रोस्ट जो कि जमी हुई है, और सी आइस, आइसबर्ग्स, आइस शेल्फ्स, स्नो, जितना भी फ्रोज़न पार्ट है वो सभी क्रायोस्फीयर में आता है, राइट। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट जो कि 2023 में रिलीज़ हुई। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्रीज टू हाई रिपोर्ट, राइट। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो भी ये ग्लेशियर्स हैं बहुत ज़्यादा पिघल जाएंगे, सारे के सारे पिघल जाएंगे, और बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो 2 डिग्री भी बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। वॉज रिलीज बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, ICCI ने इसे रिलीज़ किया, इस रिपोर्ट को। तो ICCI के बारे में देखते हैं। ये नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स का नेटवर्क है, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है मिलके, और इसका काम यही है कि अर्थ के क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व करना है। ओके, तो इसका टारगेट है, इस बॉडी का टारगेट है कि क्लाइमेट डायनेमिक्स ऑफ क्रायोस्फीयर एंड फोकस ऑन द ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ द क्रायोस्फीयर वार्मिंग। तो वार्मिंग के कारण ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्रायोस्फीयर में क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में टारगेट करना, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और लोगों तक इसकी बातें रखना, राइट। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसके की हाइलाइट्स क्या है, इसमें ये बताया ऑल द ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स, मोस्ट ऑफ द मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर्स एंड पोलर रीजन्स, राइट, विल डिसअपियर इवन इफ़ 2 डिग्री ऑफ द सेल्सियस इज इंक्रीज। तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जितने भी ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स हैं, जो भी ट्रॉपिकल लेवल में मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर्स और पोलर रीजन में जो भी ग्लेशियर्स हैं वो सारे के सारे पिघल जाएंगे इफ़ 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ गया तो, राइट। और हिमालयाज़ जो है 50% तक, जो आज हिमालयाज़ जो हम देखते हैं इसमें 50% तक आइस लूज़ कर सकते हैं अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हुआ तो, राइट। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लास्ट 7 ईयर्स हैं ये वर्स्ट ईयर्स रहे हैं फॉर आइस लॉस, राइट। बहुत ज़्यादा आइस लॉस, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिला। तो क्रायोस्फीयर के बारे में देखते हैं। जो मैंने पहले बताया कि फ्रोज़न पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज़ द क्रायोस्फीयर। तो क्रायोस्फीयर का रोल क्या है? देखिए, हर चीज़ का रोल होता है अपने अर्थ में, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। इट हेल्प टू रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर, राइट। सबसे बड़ा रोल तो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम आता है, और ड्यू टू द हाई एल्पिडो। तो देखिए, बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ जो है, जो भी आइस है, ये सन रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट, क्योंकि वाइट होता है। तो इससे यही है एल्बिडो, हाई एल्बिडो होता है, यही हाई एल्बिडो है। तो अगर ये बर्फ़ पिघल जाएगी और यहाँ पे लैंड वाला पार्ट आ जाएगा तो ये और ज़्यादा वार्मिंग क्रिएट होगा, राइट, क्योंकि जो भी रेज़ हैं सन की ये एब्जर्व कर लेगी पृथ्वी, और ऑब्जर्व करने के कारण और ज़्यादा वार्मिंग होगी इस रीजन में, और जो अगल बगल आइस कैप्स बचे हुए हैं वो भी पिघलने लग जाएंगे। तो सबसे पहला तो मेन इसका यही इंपॉर्टेंस है कि अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। और एल्बिडो के बारे में बताया, एल्बिडो इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट सरफेस रिफ्लेक्ट्स। एल्बिडो वो फ्रैक्शन ऑफ लाइट है जो कि सरफेस को ही रिफ्लेक्ट आउट कर देता है, राइट। साथ ही साथ जो फ्रोज़न पार्ट ऑफ द प्लैनेट है ये
कार्बन स्टोरेज का भी काम करता है। परमाफ्रोस्ट वगैरह में टन्स ऑफ कार्बन आर स्टोर्ड इनसाइड द सॉइल, राइट। देन वाटर, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी भी है, कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द फ्रेश वाटर, वर्ल्ड फ्रेश वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस सीड्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन अगर आइस मेल्ट होता है, आइस मेल्ट इन द क्रायोस्फीयर कॉज द एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड सी लेवल राइज। ये तो हमें मालूम है। इंडिया का क्या इनिशिएटिव है क्रायोस्फीयर को लेकर? इसने एक नेशनल मिशन बनाया सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, और साथ ही साथ एस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी इन द वाडी इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये सब इंडियाज़ के इनिशिएटिव रहे। तो ये हमने देख लिया क्रायोस्फीयर से रिलेटेड न्यूज़। देन नेक्स्ट न्यूज़ है आइस मेल्ट इन द वेस्ट अंटार्कटिका। वेस्ट अंटार्कटिका वाले रीजन में हमने आइस मेल्ट को एक्सेलरेट होते हुए देखा, तो इस कारण से ये न्यूज़ में आ गया। तो अगर ये कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है, वेस्ट अंटार्कटिका का जो आइस मेल्ट हो रहा है अगर कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है तो 5 मीटर तक सी लेवल राइज देखने को मिल सकता है। और इसका मेन जो मेन ओशन ड्राइवर मेल्टिंग पार्ट है वो अमुंडसेन सी है, राइट। अमुंडसेन सी जो कि वेस्ट अंटार्कटिका में पड़ता है, राइट। तो वेस्ट अंटार्कटिका का अमुंडसेन सी, इसमें एक आइस फ्लोट सेल्वेस है। ये एक मेन रीज़न हो सकते हैं ये सी लेवल राइज का। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट हो रहे हैं और ये ओवर द टाइम पिघल रहे हैं, राइट। तो सीक्वेंसेस ऑफ आइस मेल्ट, तो मेल्टिंग कॉजेज द रिट्रीट ऑफ ग्राउंडिंग लाइन। तो सबसे पहले जब मेल्टिंग होती है तो जो ग्राउंडिंग लाइन है इसको पीछे की तरफ ढकेलती है, तो ये मेल्टिंग होगी, धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाता जाएगा, तो ये ग्राउंडिंग लाइन रिट्रीट हुई, राइट। देन रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस टू द आइस फ्लोइंग। अब आइस फ्लो होने लग गई, आइस फ्लो पहले नहीं हो रही थी, अब जो भी पार्ट बचा आइस फ्लो होना शुरू हो गया, इसका रेजिस्टेंस जो है हमने रिड्यूस कर दिया थ्रू दिस आइस मेल्ट, राइट। इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बढ़ेगा। अगर पहले थोड़ा सा लेवल पे पानी मेल्ट कर रहा था तो अब हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हुआ, जिसके कारण थिनिंग ऑफ आइस हमने देखने को मिला। और इट क्रिएट स्टीपर सरफेस स्लोप बनेंगे, और जिसके कारण आइस ब्रेक हो सकता है, राइट। और इसके कारण जो आइस ब्रेक हुआ तो आगे कॉन्सिक्वेंसेस हमने ऊपर देखा है कि आइस ब्रेक के कारण वो पिघलने लग जाएगा, और लगभग अगर सारा का सारा लॉस्ट हो गया तो 5 मीटर तक सी लेवल राइज हो सकता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है जो इंडिया ने साइन कर रखा है, अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन हुई? 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी आई, जिसका इंडिया मेंबर है। ये इस रीजन को अंटार्कटिक ट्रीटी से ये अंटार्कटिका वाले रीजन को डीमिलिटराइज करता है और प्रमोट करता है कि इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन हो, और वहाँ पे साइंटिफिकली कोऑपरेशन हो और इसे डीमिलिटराइज किया जा सके, राइट। ऐसे ही एक कन्वेंशन है जो कि कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स के लिए है 1972 में, तो इंडिया ने इसके लिए कुछ नहीं किया अभी तक। ऐसे ही एक कन्वेंशन है जो कि कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज 1982 में साइन हुआ था, और इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है। और एक प्रोटोकॉल है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑन अंटार्कटिक ट्रीटी, राइट। इसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 में इसे साइन किया गया था। इंडिया ने इसे 1991 में इंडिया ने बाद में इसे साइन कर दिया था, राइट। इंडिया के क्या इनिशिएटिव हैं अंटार्कटिक प्रोग्राम को लेकर? तो इंडिया 1981 में 3 रिसर्च बेस बनाता है, राइट। आफ्टर 1981 इंडिया ने 3 रिसर्च बेस स्टेशन बनाए अंटार्कटिका में, जिनका है नाम दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 में बनाया, और भारती 2012 में। तो अभी फ़िलहाल मैत्री, बाद वाले 2 मैत्री और भारती, ये दोनों वर्किंग है, ऑपरेशनल है। मैत्री और भारती फुली ऑपरेशनल है, और ये इतना ज़्यादा ऑपरेशनल इतना सही से नहीं है, राइट। तो अंटार्कटिक एक्ट भी इंडिया ने अंटार्कटिक एक्ट भी पास किया 2022 में, इनेक्ट किया इसे इंडिया ने, गिव इफेक्ट टू अंटार्कटिक ट्रीटी। और जो भी हमने ऊपर कन्वेंशंस देखे इनको इफ़ेक्ट देने के लिए हमने अंटार्कटिक एक्ट भी पास किया, मतलब लॉ के माध्यम से हमने इसे रेटिफाई कर दिया। तो अंटार्कटिक ट्रीटी को इफ़ेक्ट देने के लिए कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज और प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल को
और इनसे जो भी रिलेटेड कनेक्टेड रीजन्स हैं उनको इफ़ेक्ट देने के लिए हमने ये एक्ट बनाया, राइट। इसमें की प्रोविज़न्स वही कि कमेटी बनाएंगे अंटार्कटिक गवर्नेंस के लिए, देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे, परमिट सिस्टम रखेंगे और अंटार्कटिक फंड इकट्ठा करेंगे, और कुछ स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ होंगी, डिजिग्नेटेड कोर्ट इसे ट्राई और पनिशेबल ऑफेंस कर सकता है, राइट। तो ये सब हमने अंटार्कटिका से रिलेटेड चीज़ें देखी। देन आर्टिक एम्प्लीफिकेशंस नेक्स्ट टॉपिक है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के अकॉर्डिंग जो आर्कटिक है वो दुगनी रफ्तार से वार्म हो रहा है एज अ वर्ल्ड एवरेज की जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे दुगना स्पीड से ये आर्कटिक वाला रीजन वार्मिंग में की तरफ जा रहा है, राइट। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन है क्या, इसका मतलब है कि वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन द पोल्स एंड द ट्रॉपिक, मतलब ट्रॉपिक में जिस स्पीड से वार्मिंग हो रहा है और जिस स्पीड से पोल्स में वार्मिंग हो रहा है इसके बीच में जो भी डिफरेंस है इसका मतलब है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। इट रिफर्स टू द वार्मिंग डिफरेंशियल बिटवीन द पोल्स एंड ट्रॉपिक्स, राइट। एज पर द अदर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग लगभग 4 गुना तेज़ी से फास्टर स्पीड से 1979 से लेकर अभी 2021 तक 4 गुना स्पीड से वार्मिंग देखी गई है पोल्स वाले रीजन में, राइट, आर्कटिक वाले रीजन में, ठीक। देन क्या रीजंस हैं जिसके कारण इतना फास्टर वार्मिंग हो रही है, तो सबसे पहले तो पोलर एम्प्लीफिकेशन इज़ मच स्ट्रॉन्गर इन द आर्कटिक देन द अंटार्कटिक। पोलर एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा है आर्कटिक वाले रीजन में देन अंटार्कटिक, बिकॉज इट इज़ द ओशियन covered by the sea ice, while Antarctica is elevated continent। अंटार्कटिका थोड़ा एलिवेशन में बना हुआ है, दैट्स वाई इसमें इतना डिफरेंस देखने को मिलता है विथ परमानेंट आइस एंड स्नो, राइट। अंटार्कटिका एक परमानेंट आइस एंड स्नो का बना हुआ और एलिवेटेड कॉन्टिनेंट है, और आर्कटिक वाला रीजन ओशियन से घिरा हुआ है, दैट्स वाई इसमें वार्मिंग इफेक्ट ज़्यादा हो देखने को मिल रहा है, राइट। इसके अलावा आइस कवर भी उधर के मेल्ट हो रहे हैं और जिसके कारण लैंड एक्सपोज हो रही, लैंड और वाटर, जिसके कारण हमने पहले भी पढ़ा अल्बीडो वाला बात, जैसे लीडिंग टू मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, और जिसके कारण और ज़्यादा वार्मिंग देखने को मिलती है, राइट। और प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एयर सर्कुलेशंस भी हीट ट्रांसफ़र का रोल करते हैं, तो ट्रॉपिक टू पोल्स, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो द रीज़न, राइट। तो समर आर्टिक हमको देखने को मिला कि लगभग पिछले डिकेड में 12.6% तक श्रिंक हो गया है। जो भी समर आर्टिक सी आइस था, जो वहाँ का आइस है सी आइस, वो लगभग 12.5% तक पिछले एक डिकेड में श्रिंक आउट हो गया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आर्कटिक सी की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस यही है कि अर्थ की एनर्जी बैलेंस को, वही जो हमने पहले पढ़ा कि एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है, और कूल एयर और इनका जो बैरियर होता है वार्मर वाटर और कोल्ड एयर का जो बैरियर होता है उसे मेंटेन करने का काम करता है। देन बायोडाइवर्सिटी और जो भी मैमल्स हैं उनके लिए भी बहुत ख़तरा हो जाएगा अगर आर्कटिक आइस पिघलने लग जाती है तो जैसे कि पोलर बियर्स और वॉलरसेस, इनका मेनली होम आर्कटिक वाला रीजन है। तो पोलर बियर्स, ये भाई साहब पोलर बियर हैं, और वॉलरसेस, ये दांत वाले भाई साहब वॉलरसेस हैं। तो इनके देखिए 2 दांत निकले हुए, ये हम देख सकते हैं। तो कभी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो हमें मालूम होगा, राइट। ओके, ऑल्सो जो भी लोग वहाँ के रहते हैं, ट्रेडिशनल लोग, इनकी हंटिंग लाइफस्टाइल को ख़तरा हो सकता है, राइट, क्योंकि जब यहाँ बर्फ़ ही नहीं रहेगी तो समुद्र में तैर के तो हंटिंग करेंगे नहीं, है ना। ओके, तो इट रिड्यूसेस ऑल्सो, कुछ फ़ायदे भी हैं बट फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं नहीं। फ़ायदे यही हैं कि शिपिंग लेन्स वगैरह खुल जाएंगी और इधर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस मिल सकता है, और साथ ही साथ शिपिंग रूट बन जाएगा एक अलग से। बट नुकसान ज़्यादा है क्योंकि वार्मिंग इज़ एक्चुअली अ थ्रेट टू द होल अर्थ, राइट। ओके, ब्लू ओशियन इवेंट क्या है। ब्लू ओशियन इवेंट ये वार्मिंग से ही रिलेटेड है। जब
ऊपर की वाइट बर्फ़ की परत जो कि सफ़ेद होती है ये हटने लग जाएगी और वहाँ पे उसकी जगह पे पानी आ जाएगा तो वो ब्लू कलर का वाटर हो जाएगा, तो दैट इज़ अ ब्लू ओशियन इवेंट, राइट। आर्कटिक ओशियन आइस एरिया ड्रॉप्स बिलो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लीडिंग टू द चेंज इन द आर्कटिक सरफेस कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू, राइट। तो वाइट कलर ओशियन से ब्लू कलर का ओशियन बन गया, दैट इज़ द ब्लू ओशियन इवेंट। तो ये हमें याद रखना है कि 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ड्रॉप हो गया है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स। इसमें मेनली COP 28 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 हम देखेंगे। तो COP 28 कहाँ हुई इस बार की? UAE में देखने को मिली, दुबई UAE में। पिछली बार की कहाँ हुई थी? पिछली बार की इजिप्ट में देखने को मिली थी। नेक्स्ट कहाँ होने वाली है? अज़रबैजान में 2024 की COP 29 देखने को मिलेगी। और राइट, ब्राज़ील में 2025 में COP 30 देखने को मिलेगी, राइट। तो ये स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है और यूपीएससी में एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड इन अज़रबैजान 2024, तो पूछ सकता है, राइट। और 2025 में ब्राज़ील में ये हमें ध्यान रखना है। तो COP का इस मीटिंग का काम क्या होता है? ये कॉन्फ्रेंसेस UNFCCC कंडक्ट कराती है, राइट। ये क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए होता है मेनली, और ये मीटिंग में रिव्यू करते हैं जो कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस होते हैं उन्हें रिव्यू करते हैं। और ये NDCs जो कि मेंबर कंट्रीज़ ने सबमिट किए थे ड्यूरिंग पेरिस एग्रीमेंट, राइट। तो की आउटकम्स क्या निकले COP 28 के? सबसे पहले तो फिक्सिंग द क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस को फिक्स किया गया कि इतना फाइनेंस को हमें क्लाइमेट की तरफ लगाना है और उसे लॉस होने से बचाना है, क्लाइमेट चेंज को थोड़ा रिड्यूस करना है, राइट। तो सबसे पहले तो ऑपरेशनलाइज किया गया लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज होता क्या है? ये एक लॉस एंड डैमेज का मतलब है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ फ्रॉम द अनअवॉइडेबल रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी नुकसान होता है, उसे हम लॉस एंड डैमेज बोलते हैं। तो लॉस एंड डैमेज का एक फ़ंड 27 में बनाया गया था, जो कि इजिप्ट में शर्म एल शेख में बनाया गया था। COP 27 में लॉस एंड डैमेज फंड, इसे ऑपरेशनलाइज कर दिया गया, राइट। ये हमने देख लिया LND होता क्या है। और इसी के अंदर वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज़्म भी थी LND के लिए, टू इस्टेब्लिश एट द COP 19, जो कि COP 19 2013 में वार्सो में इस्टेब्लिश की गई थी। और ये लॉस एंड डैमेज को एड्रेस करेगी, राइट। ओके, साथ ही साथ इसे एडमिनिस्टर करने वाला वर्ल्ड बैंक है, तो ये हमें याद रखना है। वर्ल्ड बैंक इसे एडमिनिस्टर करेगा लॉस एंड डैमेज फ़ंड को। और हर 4 साल, मतलब ये 4 साल के लिए है अभी लॉस एंड डैमेज फंड, बेसिकली फॉर द 4 ईयर। और इट इज़ मैनेज बाय द इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट। और इस फंड में पैसा कौन डालने वाला है? ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ लाइक UAE, जर्मनी, UK, जापान, ये सारी कंट्रीज़ जो है मनी प्लेस कर रहे हैं इस फंड के अंदर। और अभी लगभग इतना फंड क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जुड़ भी गया है इन द फील्ड ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडॉप्शन फंड, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ फंड और स्पेशल क्लाइमेट चेंजेस फंड। तो ये सारे फंड्स को मिला के इतना फंड हमने जोड़ भी लिया, राइट। देन एक डिक्लेरेशन हुई जो कि ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क की डिक्लेरेशन है, और इंडिया इसका पार्ट है इस डिक्लेरेशन का, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन द पीपल लिविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रिपोर्ट, जो कि COP 27 शर्म एल शेख एडॉप्शन एजेंडा SAA, इसे रिलीज़ किया गया, राइट। एक डिक्लेरेशन COP 28 की डिक्लेरेशन जो कि एग्रीकल्चर, फूड और क्लाइमेट से रिलेटेड। एक डिक्लेरेशन है जो कि क्लाइमेट और हेल्थ से रिलेटेड, जो कि UAE और WHO ने मिल के डिक्लेरेशन, इनके पार्टनरशिप में ये डिक्लेरेशन को रिलीज़ किया, राइट। COP 28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ विच इज़ रिलीज बाय UAE एंड WHO, राइट, विद द पार्टनरशिप ऑफ द WHO, राइट। इसको साइन करने वाले 120 कंट्रीज़ हैं और इंडिया इसको साइन नहीं किया है, नॉट साइन येट, राइट।
और 120 कंट्रीज़ में लाइक यूएस, यूके, ब्राज़ील, ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, बट इंडिया ने साइन नहीं किया। ये हमें याद रखना है क्योंकि एक स्टेटमेंट आ सकती है कि यूएई डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज़ साइंड बाय इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, राइट। ऐसे ही कुछ और डिक्लेरेशंस हैं ऑन क्लाइमेट रिलीफ, रिकवरी एंड पीस, और कुछ ग्लोबल गोल्स को अडॉप्ट करने के लिए अडॉप्शन यूएई फ्रेमवर्क बनाया गया फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस, राइट। तो ये गाइड करेंगे लॉन्ग टर्म एडॉप्शन एफर्ट्स को और टेम्परेचर गोल्स को अचीव करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट के जो टेम्परेचर गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स को गाइड आउट करेंगे, राइट, गाइड करेंगे। तो ऐसे ही एक ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्शन होगा जो कि कलेक्टिव कमिटमेंट होगा, आर्टिकल 7 जो कि पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 7। ये एनहेंस, इसका मेन एम ये है कि वर्ल्ड एडॉप्टिव कैपेसिटी को इन्हेंस किया जा सके और रेजिलियंस को, क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन किया जा सके और वल्नरेबिलिटी टू द क्लाइमेट चेंज इसे रिड्यूस किया जा सके, राइट। देन कुछ और भी आउटकम्स हैं लाइक अंडरपिनिंग ऑफ एवरीथिंग, फुल इंक्लूसिविटी। तो इसमें इंक्लूसिव जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस को भी इंक्लूड किया गया है, और यूथ क्लाइमेट चैम्पियन जो कि एक ब्रिज की तरह काम करेंगे फॉर द प्रेसिडेंसी, कॉप प्रेसिडेंसी एंड यूथ स्टेक होल्डर्स, जो कि हमें मतलब इसमें यूथ्स को भी जोड़ना है और जेंडर फ्री रखना है, इसको जेंडर रिस्पॉन्सिव रखना है, राइट। ओके, देन कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि COP 28 में कुछ रिपोर्ट्स जारी की गई। तो एक सबसे पहली तो रिपोर्ट है क्लाइमेट फाइनेंस, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो ये इस रिपोर्ट को IHLEG ने रिलीज़ किया, इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, राइट। तो ये COP 26 के टाइम पे ये रिपोर्ट सबसे पहले बनी थी और ये इन्वेस्टमेंट प्रमोट करती है पेरिस एग्रीमेंट के, UNFCCC के प्लान को इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करती है, राइट। ओके, देन इसकी की फाइंडिंग्स क्या है कि यही ग्लोबल क्लाइमेट में फाइनेंस करने के लिए इसको जो है मतलब ट्रिपल हो गया है लास्ट डिकेड में। जो भी फाइनेंसेस हैं ट्रिपल हुआ है, बट अभी भी ये लो है, स्टिल लो, लास्ट डिकेड स्टिल लो, राइट। और साथ ही साथ मेनली क्लाइमेट फाइनेंस को और ज़्यादा बढ़ाना है, और जो भी क्लाइमेट फाइनेंस है देखने को मिलता है ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की तरफ से ज़्यादा आता है, जैसे चाइना वगैरह से ये मिटिगेशन के लिए ज़्यादा देखने को मिलता है रादर देन एडॉप्शन। तो ये रिपोर्ट में मेनली यही बताया गया है कि फाइनेंस को कैसे उठाना है, जो कि ट्रिपल फाइनेंस हमें मिला तो है बट अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, और मेनली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में के माध्यम से एक फंड आया है, राइट। एक रिपोर्ट है आई ऑन मीथेन रिपोर्ट। तो आई ऑन मीथेन रिपोर्ट हमें ओवरऑल आइडिया लेना है बस इसमें, ये जो इतनी रिपोर्ट्स हैं क्योंकि कम चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आए, बट पूछ सकता है यूपीएससी। तो इस रिपोर्ट को IMEO ने रिलीज़ किया, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी ने। तो IMEO क्या है, ये IMEO UNEP के अंदर में काम करता है। ये 2021 G20 समिट में लॉन्च किया गया था, राइट। इसका काम है मीथेन, नाम में ही है मीथेन रिपोर्ट, तो ट्रैक और मॉनिटर करना मीथेन इमिशन को और इसे प्लान टारगेटेड करना इसे कम करने के लिए, राइट। तो UNFCCC के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है अपने मेंबर्स को, राइट। इस इन्वायरमेंटल ट्रीटी को 1992 में साइन किया गया था एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट के भी नाम से हम जानते हैं, 1992 अर्थ समिट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है, राइट, बोन जर्मनी। सेक्रेटेरिएट भी बोन जर्मनी में ही है। इसके मेंबर्स 197 पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज़ द पार्टी ऑफ UNFCCC, राइट। ओके, तो की एग्रीमेंट्स क्या है? एग्रीमेंट जैसे पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। तो पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि 2015 में अडॉप्ट किया गया था। इसका मेन गोल क्या है? इसका मेन गोल है कि इसको जो टेम्परेचर है बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसे हम बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल से के बाद 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और हमें एफर्ट लगाना है कि लगभग 1.5 डिग्री तक
लिमिट कर सकें, राइट। देन क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया गया और फोर्स में 2005 में आया, ठीक है। और इसके अंदर जो कमिटेड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं और इकोनॉमीज़ हैं, इनको अपना लिमिट करना है, CHG ग्रीन हाउस गैस को, इसको रिड्यूस करना है या फिर लिमिट करना है, इनके इमिशंस को रिड्यूस करना है। और इनको इंडिविजुअल टारगेट भी दिया जाएगा, ग्रेड इंडिविजुअल टारगेट्स, जो कि कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़, ये लोग CHG को फेज़ आउट या फिर कम करने के लिए योगदान देंगे, राइट। और क्योटो प्रोटोकॉल का जो कमिटमेंट था 2020 में ख़त्म हो गया था। ओके, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि जैसे कि क्लाइमेट न्यूट्रल चेंज कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव है, जो कि UNFCCC के सेक्रेटेरिएट ने लॉन्च किया था। ये बेसिकली इंडिविजुअल कंपनीज़ गवर्नमेंट लेवल के लिए है कि हमें अब कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है। जितना हम कार्बन छोड़ें उतना कार्बन ऑब्जर्व करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें, जैसे पेड़ लगाना, ये सारी चीज़ें, राइट। तो थ्रू 3 स्टेप इसने स्टेप्स भी बताए हैं। मेजरिंग द क्लाइमेट फुटप्रिंट, क्लाइमेट फुटप्रिंट को सबसे पहले मेज़र करें कि कितना क्लाइमेट फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं, और उसे रिड्यूस करें, और ऑफसेटिंग द इमिशन, और इमिशन को ऑफसेट करें, राइट। ओके, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि UNFCCC रिलीज़ करता है, जैसे कि ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट, GST टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट, राइट, GST रिपोर्ट। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने के लिए, प्रोग्रेस को देखने के लिए रिपोर्ट है। ग्लोबल स्टॉकवेल इज़ अ प्रोसेस फॉर कंट्रीज़। ये देखती है उन कंट्रीज़ को कि वो अपने जो गोल्स हैं, उनके पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं, उन्हें उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई, उसको कलेक्टिवली प्रोग्रेस कितना हो रहा है, और वो अपने गोल के कितना नज़दीक है या फिर कितना दूर है, राइट। तो ये रिपोर्ट हर 5 साल में जारी की जाती है। ये बेसिकली 8 स्टेप्स में काम करती है, राइट। तो ये 8 स्टेप्स दे रखे हैं इसमें जैसे ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना है, और ग्लोबल एवरेज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को डबल आउट करना है, ठीक है। डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी को 2030 तक। तो 2030 का टारगेट ट्रिपल करना है रिन्यूएबल एनर्जी को, और एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना है, राइट। फेज डाउन अनबेटेड कोल को फेज डाउन करना है, राइट। देन नेट जीरो इमिशन की तरफ हमें ग्लोबली एफर्ट्स लगाने हैं, जिससे हम नेट जीरो न्यूट्रलिटी की तरफ, और लो कार्बन फ्यूल्स वगैरह को यूज़ करना है, राइट। और ट्रांजिशन करना है फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। देन इसके बाद लो एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को एसेलरेट करना है, जो कि लो एमिशन करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना है जो कि एमिशन जिनका कम हो, राइट। और नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वाले ऐसी चीज़ों को एसेलरेट करना है, और रिड्यूस करना नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ग्लोबली, राइट। देन एसेलरेटिंग द रिडक्शन ऑफ एमिशन फ्रॉम द रोड ट्रांसपोर्ट, राइट। तो हमें रोड ट्रांसपोर्ट से जो भी इमिशंस हो रहा है उसे कम करना है, और फेस आउट करना है इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडी वगैरह को फेज आउट करना, राइट। साथ ही साथ इसमें इसे ये जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है ग्लोबल स्टॉकटेक का, ये बॉन क्लाइमेट मीट के दौरान इसे रिलीज़ किया गया था, राइट। देन पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अभी, तो लगभग हमें इमिशन का इंक्रीज़ देखने को मिलता है, 8.8% का इंक्रीज़ इमिशन देखने को मिलता है बाय 2030 एट द लेवल ऑफ 2010। तो अभी का जो लेटेस्ट NDC अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो, और साथ ही साथ कुछ 40% ऑफ द पार्टीज़ ने ये आउटलाइन किया कि इसमें लोकल कम्युनिटीज़ का और इंडिविजुअल पीपल्स का एडॉप्शन में भी रोल है, राइट। ओके, COP28 के कुछ की इनिशिएटिव्स हैं, ये हम देख लेते हैं, और जिसमें इंडिया ने रेटिफाई किया वो हम मेनली थोड़ा ध्यान से देखेंगे, राइट। तो एक है GGCI ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये GGCI ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था, राइट। इंडिया का एक इनिशिएटिव है।
ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा फॉर द डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। जो भी इनोवेटिव इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसके लिए ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, राइट। इसे हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं फॉर नेचुरल इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट। इसमें की पर्पस क्या है इसका? शेयर करना ग्लोबल टेक्निकल नो हाउ, जो भी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ग्लोबली इन्वायरमेंट को और अच्छा बना सके, तो वो सब टेक्नोलॉजीज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। और शेपिंग द ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी, ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कि ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को शेप करना और सपोर्ट करना है इसे इम्प्लीमेंटेशन में, ऐसे प्रैक्टिसेस को जो कि कॉमन वैल्यू चेन सर्विस पे काम करे, राइट। तो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था, इसके अंदर इसके 3 फीचर्स हैं, राइट। मेनली ब्रॉडली 3 फीचर्स हैं, जो कि जैसे कि ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, जो कि एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, फुली डिजिटल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो कोई भी अगर इन्वायरमेंट में प्रोग्रेस करता है तो वो एक ग्रीन क्रेडिट ले सकता है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होगा, उसे हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। किसी ने पेड़ लगाया किसी कंट्रीज़ में और उसको क्रेडिट मिला, और उस क्रेडिट को वो ऐसी कंट्री को दे सकता है, बेच सकता है, जो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रही। तो ऐसे में क्रेडिट्स, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट ये होता है, राइट। ओके, ऐसे ही एक ग्रीन क्रेडिट पोर्टल भी है, जो कि डॉक्यूमेंटिंग का काम होगा, प्लांटेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को रिपोजिटरी डॉक्यूमेंटिंग का काम रहेगा, और इट सेव द ग्लोबल डिमांड फॉर फ्यूचर पॉलिसीज़, राइट। और साथ ही साथ ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स को अलाइन करता है, राइट। तो ग्रीन क्रेडिट ये हमने देख लिया। ग्रीन क्रेडिट फोकस ऑन द वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल एक्शन, ये एक वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल एक्शन है, वॉलेंट्री है, ये कोई मैंडेटरी एक्शन नहीं है। इन्वायरमेंटल एक्शन इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज़ वगैरह को, सबका पार्टिसिपेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो नेक्स्ट है ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। तो इसको 118 कंट्रीज़ ने साइन किया, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज को, और इंडिया नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग टू इट ट्रिपल द ग्लोबल इंस्टॉल्ड, जो भी ग्लोबल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसे ट्रिपल कर देना है ओवर द टाइम, और डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी को डबल करना है, और उसके इम्प्रूवमेंट रेट को और ज़्यादा बढ़ा देना है, मोर देन 4% बाय 2030, और अनबेटेड कोल को हमें फेज डाउन करना है, राइट, अनबेटेड कोल। ओके, देन नेक्स्ट है ग्लोबल कूलिंग प्लेस, ये हमने पहले भी देखा था, इंडिया कूलिंग वाला। तो ग्लोबल कूलिंग प्लेस क्या है? ये यूएई ने इनिशिएट किया, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। यूएई ने इसे इनिशिएट किया था। इसका एम क्या है कि 2050 तक हमें कूलिंग इमिशन को लगभग 68% तक इसको कम करना है, राइट, इसको रिड्यूस करना है, और हमें 2030 तक सस्टेनेबल कूलिंग की तरफ बढ़ना है, और एक नए ऐसे इफ़िशियंट मतलब इफ़िशियंट एयर कंडीशंस वगैरह को बनाना है, ऐसा ये सब इससे रिलेटेड है ग्लोबल कूलिंग प्लस, राइट। देन है फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर, फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर, OGDC। ये 50 कंपनीज़ ने साइन किया, राइट। इनका मेनली ये एक तरह का इंडस्ट्रियल चार्टर है, जो कि क्लाइमेट एक्शन को स्पीड अप करने के लिए है, और हमें हाई स्केल इम्पैक्ट अक्रॉस द ऑयल एंड गैस सेक्टर में हाई स्केल इम्पैक्ट को अचीव करना है, राइट। इसका की इनिशिएटिव है अंडर ग्लोबल डिकार्बनाइजेशन एक्सेलरेटर, GDA। इसका मेनली की इनिशिएटिव रहेगा, और लॉन्च्ड एट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट, यहाँ पे लॉन्च किया गया था, राइट। इसके अकॉर्डिंग 3 मेन पिलर्स हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, टारगेटिंग मीथेन को टारगेट करना, और अदर नॉन CO2 ग्रीन हाउस को भी टारगेट करने का इसमें एक पिलर है। दूसरा डिकार्बनाइजेशन एनर्जी सिस्टम फॉर टुडे, और स्केलिंग एनर्जी सिस्टम फॉर टुमारो, राइट। तो ये इसके मेन पिलर्स हैं कि हमने देखा।
इसी तरह का अफ्रीकन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव है AGII, अफ्रीकन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, जो कि COP28 में लॉन्च किया गया था अफ्रीकन लीडर्स के द्वारा। ये ग्रीन ग्रोथ को एसिलरेट करता है अफ्रीका के लिए, राइट, अफ्रीकन इंडस्ट्रीज़ के लिए, राइट। देन G7 क्लाइमेट क्लब है, G7 क्लाइमेट क्लब, जो कि जर्मनी और चिली के द्वारा शुरू किया गया। इसमें 36 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग केन्या, यूरोपियन यूनियन और स्विट्ज़रलैंड। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो ये प्रपोज बाय जर्मनी ने इसे प्रपोज किया। इसके जो इंटरिम सेक्रेटेरिएट है OECD, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, ये इंटरिम सेक्रेटेरिएट होंगे। ये एक ओपन और कोऑपरेटिव इंक्लूसिव फोरम है जो कि क्लाइमेट एम्बिशियस कंट्रीज़ के लिए, और इसके थ्रू क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि पेरिस एग्रीमेंट था, इसके गोल्स को अचीव करने के लिए एक तरह का क्लब है, राइट, G7 क्लाइमेट क्लब। इसका एम वही कि हमें ग्लोबल नेट जीरो की तरफ, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तरफ बढ़ना है, और हमें और ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट बनना है, राइट। देन एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स ACP प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ फाउंडर मेंबर्स हैं जैसे अर्नोल्ड वेंचर्स, देन वालमर ग्रुप, वेजोस ग्रुप, ऐसे ही अनीता एंड जॉस, तो ये सब आप देख सकते हैं, CIFF। तो ये एक फिलांथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट को देखती है, और इसका इनिशियल फोकस मेनली साउथ ईस्ट एशिया, कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया, राइट। तो मेनली डेवलपिंग नेशंस की तरफ इसका फोकस रहेगा, किसका, एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स ACP प्लेटफॉर्म का, राइट। तो इसमें ये इन्वेस्ट करेगा इस प्लेटफॉर्म के तहत साउथ ईस्ट एशिया क्लीन एनर्जी फैसिलिटी पे ये इन्वेस्ट करेंगे, और ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये हमने देख लिया। और IFC इज़ अ प्राइवेट सेक्टर आर्म, एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इनकरेज करता है, राइट। ऐसे ही अल्टेरा फंड है, अल्टेरा फंड जो कि UAE ने अनाउंस किया। ये एक तरह का फंड है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन। ये व्हीकल वगैरह से रिलेटेड फंड है जो कि हमें इफ़िशिएंट व्हीकल्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी, राइट। देन इंडिया का क्या रोल रहा COP28 में। तो इंडिया ने ग्लोबल साउथ का कंसर्न उठाया, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के इंडिया गया, और साथ ही साथ रिटरेट किया कि अर्जेंसी फॉर मेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस को बनाना ज़रूरी है, राइट। तो सबसे पहले इंडिया का रोल किस किस चीज़ में रहा, सबसे पहले हम देखते हैं लेड इट 2.0। लेड इट दैट इज़ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, राइट। तो लेड इट क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, तो ये हमें ध्यान से देखना है। तो लेड इट फोकस करता है इंक्लूसिव और जस्ट इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन की तरफ, जो कि डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र लो कार्बन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, मेनली लो कार्बन टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफ़र कीजिए, डेवलप करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, राइट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इमर्जिंग इकोनॉमी फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कीजिए, साथ ही साथ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र कीजिए और डेवलपमेंट में हमारी मदद कीजिए, राइट। डेवलपिंग इकोनॉमी की बात कर रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए, राइट। तो लेड इट लॉन्च किया गया था इंडिया और स्वीडन के द्वारा 2019 में एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान 2019 में लेड इट को इंडिया और स्वीडन के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक को होस्टेड इंडिया एंड UAE इवेंट ऑन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट जो हमने पहले भी देखा, ये वॉलंटरी इन्वायरमेंटल एक्शन प्रोग्राम जो हम पहले देखे तो वही ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात कर रहा है। और इंडिया पार्टिसिपेटेड इन मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो MAC, ये इम्पॉर्टेंट है। मैक इंडिया क्योंकि इसका मेंबर है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैक के बारे में देख लेते हैं। मैंग्रोव नाम में ही दिया हुआ है, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम को सेव करने के लिए एसिलरेट कंजर्वेशन को और ज़्यादा बढ़ाना है, मैंग्रोव रिस्टोरेशन करना है, और ग्रोइंग प्लांटेशन एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना है ग्लोबली, मैंग्रोव इकोसिस्टम को और अच्छा करना है, राइट। ये इनिशिएटेड बाय UAE एंड इंडोनेशिया एट COP27। UAE और इंडोनेशिया ने इसे इनिशिएट किया था COP27 में, और इंडिया इसका मेंबर है।
ठीक है। तो इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, GRCA, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, जो कि इंडिया ने शुरुआत की। तो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, NMGC, जो कि NMGC ने एक MOU साइन किया मिसिसिपी रिवर सिटीज़ के साथ और टाउन इनिशिएटिव, मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन इनिशिएटिव MRCTI के साथ, राइट। तो लेड टू द लॉन्च ऑफ GRCA। तो इसी MOU से ये GRCA, जो कि ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस बनता है, ठीक है, एज अ करंट रिवर सिटीज़ अलायंस, राइट। तो ये स्ट्रेंथ करता है, इसके अंदर मेनली मेंबरशिप 267 ग्लोबल रिवर सिटीज़ इसकी मेंबरशिप है, इंक्लूडिंग इंडिया, USA और डेनमार्क, राइट। तो ये एक्सपेंड हो गया। और RCA एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जो कि रिवर सिटीज़ अलायंस एक जॉइंट इनिशिएटिव है MOJS, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड महुआ का, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये मिनिस्ट्री पूछ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का जॉइंट इनिशिएटिव है RCA, राइट। इसमें मेनली हमें सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट करना है, रिवर सिटीज़ के जो भी कनेक्टेड रिवर सिटीज़ हैं उस पर हमें फोकस करना है और सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। 2021 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, 2021 में ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने NDC कई जगह पढ़ा, तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो UNFCCC सेक्रेटेरिएट ने NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 की लॉन्च की अंडर पेरिस एग्रीमेंट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता लगा कि वर्ल्ड ऑफ ट्रैक है, पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा, राइट। इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट NDCs विल इंक्रीज, और ये वही वाली बात जो हमने पहले पढ़ी कि अगर हम लेटेस्ट NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो 2030 तक हमें 8.8% तक का इंक्रीज इमिशन देखने को मिल सकता है रिलेटेड टू 2010 लेवल। और 40% ऑफ द पार्टीज़ ने यही रोल्स, लोकल कम्युनिटीज़ का रोल और इंडिजिनस पीपल्स का रोल एडॉप्शन कंपोनेंट में के लिए आउटलाइन किया, राइट। देन इसके बाद NDC के बारे में देख लेते हैं। तो पोस्ट 2020 क्लाइमेट एक्शन रिक्वेस्टेड बाय द पेरिस एग्रीमेंट फ्रॉम ईच पार्टी। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट पैक्ट है, जो कि COP26 में साइन किया गया था UNFCCC, राइट, ऑफ UNFCCC, जिसने पार्टीज़ को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने जो भी टारगेट्स हैं उन्हें रिविज़िट और स्ट्रेंथन करें, राइट। NDC के जो टारगेट्स 2022 तक उसे और ज़्यादा रिविज़िट करके और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, जिससे हमें ग्लोबल टारगेट्स को अचीव करने, पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अचीव करने में आसानी हो, ठीक है। ऐसे ही एक्शंस दे विल टेक टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो इसके अंडर में NDC कंट्रीज़ का काम क्या होता है कि ये ऐसे एक्शंस लेंगे कि हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर सके और इनके पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव कर सकें, हमें ऐसे एक्शंस लेने हैं, राइट। और एक रेजिलियंस टू अडॉप्ट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, और साथ ही साथ हमें एक रेजिलियंट इकॉनमी रेजिलियंट बनाना है, जो कि राइजिंग टेम्परेचर को सह सके, अडॉप्ट कर सके उसके इम्पैक्ट्स को। ये जो रिपोर्ट है UNFCCC सेक्रेटेरिएट की हर 5 साल में सबमिट की जाती है। इंडिया और NDC, इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था, पब्लिश किया गया था, और बाद में 2022 में अपडेट किया गया रिलेटेड टू इंडिया। तो इंडिया की अचीवमेंट क्या रही? इंडिया ने लगभग दो ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि वो हमने ज़्यादा अचीव कर ली, मतलब हमारे गोल टारगेट से ज़्यादा अचीव किया, राइट। तो मैंने पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने कि जो भी इमिशन इंटेंसिटी थी ऑफ इट्स GDP बाय 33% तक हमें अचीव करना था, जो कि हमने 2005 से 2019 तक हमने अचीव कर लिया। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करना था, जो कि हमने 40% तक अचीव कर लिया। और ये टारगेट 40% तक अचीव करना था, ये हमने 9 साल पहले ही अचीव कर लिए, जो कि 2030 का टारगेट था, राइट। साथ ही साथ इंडिया के पंचामृत प्रोग्राम जो कि COP26 में ग्लासगो में मोदी जी ने लॉन्च किए थे। तो इस पंचामृत प्रोग्राम को देख लेते हैं।
तो हमें 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बनानी 2030 तक। देन 50% तक एनर्जी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए 2030 तक। 50% ऑफ एनर्जी मस्ट बी ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। देन हमें प्रोजेक्टेड टारगेटेड कार्बन इमिशन जो कि कार्बन इमिशन है इसे 1 बिलियन टन तक हमें 2030 तक कम करना है, रिड्यूस करना है। देन कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है बाय 45%, 2030 तक का ही टारगेट है। और नेट जीरो इमिशन बाय 2070। तो ये हमें कंठस्थ होने चाहिए 5 के पाँचों पंचामृत, राइट, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में भी यूज़ हो सकते हैं और प्रीलिम्स में भी कई स्टेट प्रीसीएस में और यूपीएससी में भी इनफैक्ट पहले पूछ चुका है। ओके, तो इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्वांटिटेटिव टारगेट और क्वालिटेटिव टारगेट्स देखते हैं। तो ये टारगेट 2030 तक के लिए टारगेट थे। तो जो 2015 के जो टारगेट्स थे इसमें हमें 33% तक रिड्यूस करना था 2005 से लेकर 2019 के बीच में 33% तक रिड्यूस करना था इमिशन इंटेंसिटी को, राइट, ऑफ इट्स जीडीपी। और फिर बाद में 2022 में इसको 45% तक कर दिया गया, जिसमें इंडिया ने इस टारगेट को अचीव कर लिया और इस टारगेट को अभी अचीव कर रहा है, राइट। ओके, देन इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्स होना चाहिए। इसमें 2015 का टारगेट था लगभग 40% हमें अचीव करना है और 2022 में से हमने अपडेट किया 50% तक किया। तो ये वाला टारगेट हमने पहले ही अचीव कर लिया, 43% हमने अचीव कर लिया और 2030 तक उससे पहले ही इनफैक्ट हम इसे भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें एडिशनल कार्बन सिंक मैकेनिज़्म कुछ बनाना है, फॉरेस्ट वगैरह लगा के, फॉरेस्ट कवर को बढ़ा के। इसमें भी कुछ टारगेट्स हैं कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, कि इसको इतना कार्बन को हमें सिंक करने के लिए ऐसे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है और ये टारगेट इसमें भी सेम है। इसके प्रोग्रेस को नहीं बताया गया है। ओके, ऐसे ही क्वालिटेटिव टारगेट्स हैं जो कि हेल्दी सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बनाना है 2015 के टारगेट्स और 2022 के टारगेट्स। इसके साथ हमें क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ बनाना है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें मददगार साबित हो। और इन्वेस्टमेंट वगैरह, क्लाइमेट चेंज के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। और एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज रीजन, कोस्टल रीजन, हेल्थ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सबको ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ हमें डोमेस्टिक और न्यू एडिशनल फंड्स को भी इंक्रीज़ करना है फॉर द मिटिगेशन एंड अडॉप्शन ऑफ रिसोर्स गैप और क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड, राइट। और कैपेसिटी बिल्डिंग और डोमेस्टिक फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर, कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करना है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। ये सारे टारगेट्स 2022 में भी सेम ही रहे। बस एक न्यू टारगेट जो कि हमने लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के माध्यम से कुछ हमें क्लाइमेट चेंज के लिए हमने न्यू इनिशिएटिव शुरुआत की थी 2022 के बाद, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडेंस फॉर ऑन चिल्ड्रन राइट एंड इन्वायरमेंट। तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो चिल्ड्रंस के राइट का भी हनन हो रहा है, राइट। तो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसने कुछ गाइडेंस इशू की फॉर द चिल्ड्रंस राइट एंड इन्वायरमेंट, राइट। तो इस गाइडेंस में यही बताया गया कि जनरल कमेंट नंबर 26 के अकॉर्डिंग इसमें 3 तरह की प्लानिटरी क्राइसिस हो रही हैं अभी, जो कि क्लाइमेट इमरजेंसी पहली है और कोलैप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड परसेसिव पोल्यूशन, जो कि चिल्ड्रंस राइट के लिए थ्रेट है, राइट। कैसे? क्योंकि उनको साफ़ हवा नहीं मिल रही, खेलने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, एक जिन्हें क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए चिल्ड्रंस का, तो उनका ये अधिकार है रहने के लिए, राइट। तो ये कन्वेंशन है जो कि राइट ऑफ द चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चिल्ड्रन कन्वेंशन है, जो कि इसमें कॉम्प्रहेंसिव इंटरप्रिटेशन वगैरह बता रखा है। और यही चिल्ड्रन से रिलेटेड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द इंजॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस राइट, इसी कारण ये एडवर्स इम्फेक्ट पड़ रहा है बच्चों के ऊपर।
तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। UNCRC जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी चिल्ड्रन राइट्स के लिए, इनके लाइफ, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वगैरह पेपर, सर्वाइवल और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। और 196 कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई किया इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, कुछ अदर न्यूज़ आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, ये देख लेते हैं। तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच ये क्या है? तो इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस ने अप्रूव किया, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस न्यू GHG मॉनिटरिंग इनिशिएटिव, जो कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच है, राइट। तो ये ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस एमिशन को वॉच करेगा और अर्जेंट एक्शन को एड करेगा, और उसके बारे में हीट ट्रैपिंग गैसेस वगैरह को रिड्यूस करने में मदद करेगा, राइट। इसका एम क्या है कि जितने भी ऑल स्पेस बेस्ड और सरफेस बेस्ड ऑब्जर्विंग सिस्टम है उसको मॉडल करना और डाटा एसिमुलेट करना, डाटा एसिमुलेट करके एक रूप के अंदर लाना और एक साथ इसको और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज़ करना, राइट। एंड टू बिल्ड द WMO's ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, जो कि 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, इन इट्स इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे एक इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन हाउस इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है जो कि और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इसका यूटिलाइज़ किया जा सके इस डाटा का, राइट। इसके मेनली 4 मेन कंपोनेंट हैं। कॉम्प्रहेंसिव सस्टेनेबल ये मेन कंपोनेंट, और जो कि CO2, CH4 और N2O कंसनट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए बात करता है। साथ ही साथ GHG जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इसको प्रायर एस्टिमेट करने की बात करता है, और हाई रेजोल्यूशन ऑन अर्थ सिस्टम मॉडल, ये सारी चीज़ें डाटा एसिमुलेट करने के सिस्टम की बात, जिससे हम हाई एक्यूरेसी के साथ डाटा एसिमुलेट कर सकें और आगे अपनी प्लानिंग एंड एडॉप्टेशन और मिटिगेशन प्लानिंग बना सकें, राइट। देन फर्स्ट मूवर कोalition है, फर्स्ट मूवर कोalition जो कि इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसलिए ये न्यूज़ में आ गया, राइट। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फर्स्ट मूवर कोalition है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और US गवर्नमेंट मिल के इसे लॉन्च किए थे COP26 के दौरान। इसका मेन कार्बन है, कार्बन इंटेंसिव सेक्टर को क्लीन अप करना और उन्हें और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, राइट। इंडिया इसका मेंबर है। ओके, तो मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, ये 2009 में लॉन्च हुआ, और मेजर इमिटिंग कंट्रीज़ जो होंगी वो पॉलिटिकल लीडर मतलब नीडेड टू, ओके। तो मेजर इकोनॉमिक फोरम, इसमें नाम से ही पता लग रहा है मेजर इकोनॉमीज़ फोरम है एनर्जी एंड क्लाइमेट के लिए जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं ये कुछ पार्टिसिपेशन करेंगी, पॉलिटिकल लीडरशिप में कुछ डायलॉग्स वगैरह पार्टिसिपेशन होगा, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ये कुछ एडवांस एफर्ट लगाएंगे, राइट। और जो मेजर इकोनॉमीज़ फोरम है ये रफली 80% ऑफ द ग्लोबल GDP और ग्रीन हाउस गैस इमिशन का पार्ट है, राइट। जो भी 80% ऑफ द ग्लोबल GDP, यही मेजर इकोनॉमिक फोरम है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, और ये 80% ऑफ द ग्लोबल मेजरली ग्रीन हाउस जो गैस इमिशन होता है इन्हीं मेजर इकोनॉमीज़ के द्वारा किया जाता है, राइट। तो इसमें लगभग 20 ऐसी मेजर इकोनॉमीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया भी इसमें इस फोरम में आता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, UK, UAE एक्सेट्रा, तो ये सारे कंट्रीज़ मेजर इकोनॉमिक फोरम में इकोनॉमीज़ में आते हैं, राइट। तो मेजर इकोनॉमीज़ फोरम की जो लीडरशिप है ये डेलिब्रेटेड ऑन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्रेडिबल पाथवे टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली जो MEF है ये बेसिकली जो IEA का जो क्रेडिबल पाथवे टू 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है इसे अचीव करने के लिए बातें कर रहे हैं, और इसे अचीव करने के लिए 4 मेन की एरियाज़ हैं इनके, जिसके माध्यम से ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो इनके 4 मेन की एफर्ट्स क्या होंगे, जैसे कि डिकार्बनाइजिंग एनर्जी, ऐसी एनर्जी हमें प्रोड्यूस करना है जो कि कार्बन फ्री हो, उस एनर्जी को हम डिकार्बनाइज कर सके, राइट। मतलब कार्बन फ्री एनर्जी हमें बनाना है। और रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन टू नेट जीरो बाय 2030, तो डिफॉरेस्टेशन को हमें नेट जीरो तक लेके आना, जितना हम डिफॉरेस्टेशन करें उतना ही अफॉरेस्टेशन भी करें, राइट।
और जितना हम कार्बन छोड़ें उसी लेवल का हमें एफॉरेस्टेशन भी करना है, जिससे हम नेट ज़ीरो 2030 तक अचीव कर सकें, राइट। और साथ ही साथ टैकलिंग पोटेंट एंड नॉन CO2 क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, नॉन CO2 क्लाइमेट पॉल्यूटेंट को भी हमें टैकल आउट करना है और एडवांस कार्बन मैनेजमेंट भी करना है। तो ये मेन 4 एरियाज़ हैं जिनके माध्यम से हम इस क्रेडिबल पाथवे टू 1.5 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर सकते हैं, राइट। एक है नेक्स्ट है इनेक्ट इनिशिएटिव, राइट, इनेक्ट पार्टनरशिप, राइट, इनहेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एसेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप, राइट, इनेक्ट पार्टनरशिप। तो इसमें 4 नई कंट्रीज़ जुड़ गई हैं और UNEP भी इसका पार्ट बन गया, दैट्स वाई इट केम इनटू द न्यूज़। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है, इनेक्ट का इंडिया पार्ट नहीं है। इस इनिशिएटिव को जर्मनी और इजिप्ट ने लॉन्च किया था अलॉन्ग विथ IUCN at COP27, okay, at COP27 which took मतलब इजिप्ट में जो COP27 हुआ था उसमें इस इनिशिएटिव को जर्मनी और इजिप्ट में लॉन्च किया था, राइट। इसका मेन फोकस एम है कोऑर्डिनेट करना ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, लैंड एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इन सब से रिलेटेड इन्हें काम करना है मेनली, राइट। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस GRA, तो ग्लोबल रिसर्च ऑन अलायंस ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन हाउस गैसेस। तो न्यूजीलैंड के जो मिनिस्टर हैं इंडिया को रिसेंटली इनवाइट किया कि GRA में ये भी ज्वाइन करें। तो ये GRA का जो प्रोग्राम है ग्लोबल रिसर्च अलायंस ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रीन हाउस, ये 2009 में शुरू किया गया था। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट है एक तरह का टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, राइट। एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसको हम मिटिगेट कर सकें, राइट। इट एम्स टू डीपन एंड ब्रॉडन द मिटिगेशन रिसर्च एफर्ट्स को और ज़्यादा डीप करना है और अक्रॉस द एग्रीकल्चर सब सेक्टर्स लाइक पैडी, राइस, क्रॉपिंग और लाइफ स्टॉक, इन सब चीज़ को जो है इस सब का डाटा रिसर्च करना है और इसे मिटिगेशन के लिए बढ़ाना है, राइट। अभी इसकी करेंटली 67 मेंबर कंट्रीज़ हैं एक्सक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया ने नहीं पार्ट लिया और अगर इंडिया इसका मेंबर बन जाता है तो 68 हो जाएंगी, राइट। देन है कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन। तो कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इसमें 48 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एग्री किया कंपाला डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो माइग्रेशन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये काम्पाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है। ये एड्रेस करता है नेक्सस ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी मोबिलाइजेशन जो हो रहा है ह्यूमंस में, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी मोबिलिटी हो रही है, डिजर्टिफिकेशन के कारण, अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ, इन सब के कारण जो भी मोबिलिटी हो रही है, इसे एड्रेस करने के लिए ये कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन है। तो इसमें मेनली 5 ऐसे एरिया ऑफ कंसर्न है जिन्हें एड्रेस करना है। इस डिक्लेरेशन के माध्यम से 5 एरिया ऑफ कंसर्न को एड्रेस करना है। फर्स्ट इज़ द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, देन अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ इकोसिस्टम, देन अनप्लान्ड माइग्रेशन जो हो रहा है लोगों का, देन डाटा की पॉजिटिव ऑफ डाटा एंड स्टैटिक्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसके बाद पार्टनरशिप एंड फाइनेंसिंग लिमिटेशन इन द रिस्पॉन्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस के रिस्पॉन्ड में पार्टनरशिप और फाइनेंसिंग में जो भी लिमिटेशंस है ये। तो ये 5 एरियाज़ हैं जिनको ये टारगेट कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट है डिकरा। तो डाटा इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, ओके। तो इसके डाटा के बारे में बात कर रहा है। तो UNDP और नाबार्ड ने MOU साइन किया डाटा ड्राइवन डिजिटल पब्लिक गुड के लिए। तो ये लोग क्रिएट करेंगे डाटा ड्राइवन डिजिटल पब्लिक गुड, राइट, विच इंक्लूड डिकरा, ओके। तो इसमें कौन कौन मेन MOU साइन करने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं? UNDP और नाबार्ड। तो डिकरा एक कोलेबरेटिव डिजिटल पब्लिक गुड है जो कि ओपन एक्सेस बाय द की जियो स्पेशल डाटा सेट्स पर्टिनेंट टू द क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर। तो इसमें कुछ साइंटिफिक स्टडी वगैरह जो भी करेंगे तो इसमें शेयरिंग होगी, डाटा शेयरिंग होगी, जिससे अदर लोग जो कि साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से डिकरा से इंफॉर्मेशन लेके वो भी फर्दर आगे साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड ऑन किया डिकरा के लिए।
तो डिकरा exemplifies how multi-stakeholders collaboration for the data sharing involving research, government, research organization, citizen and data scientists across the world can promote the open innovation and strengthen climate resilience agriculture, right? तो इसके थ्रू हमें एक ओपन इनोवेशन होगा और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को और ज़्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये एक तरह का ऐसा कोलैबोरेशन है। तो हमें क्या याद रखना है, डाटा ड्राइवन डिजिटल गुड है, जो कि एक तरह का डाटा सर्विस है जिसमें हम डाटा शेयरिंग करेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, राइट, क्यूरेटेड बाय यूएनडीपी, ये भी हमें याद रखना है। तो एक कूल कोalition है। उसके पहले हम देख लेते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एक ऐसा अप्रोच है जो कि इस अप्रोच के माध्यम से हम जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम सस्टेनेबल यूज़ कर सके, ठीक है, उसका हम सस्टेनेबल यूज़ कर सके उन रिसोर्सेज का थ्रू द क्रॉप एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्शन, और इसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म अपने हायर प्रोडक्टिविटी गोल्स को अचीव कर सकें और फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकें। मींस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मतलब जो भी अभी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं तो हमें ऐसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करनी है जो कि इस क्लाइमेट को रेजिलिएंट कर सके, और साथ ही साथ जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में आती है, जिससे हम लॉन्ग टर्म हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ा सकें, क्योंकि ओवर द टाइम अभी क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर भी रिड्यूस होती जा रही, तो इसलिए हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ अब प्रोग्रेस करना है, राइट। ओके, देन कूल कोलिशन क्या होता है। कूल कोलिशन ये एक यूएनईपी के द्वारा यूएनईपी लेड कूल कोलिशन है, जो कि एक रिपोर्ट है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 कीपिंग इट चिल, राइट। तो ये एक नाम है रिपोर्ट का, कीपिंग इट चिल। तो कूल कोलिशन हमने पहले भी देखा, ये यूएनईपी ने लॉन्च किया। इसका मेनली फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है फॉर द सिनर्जीज बिटवीन 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और पेरिस एग्रीमेंट। तो एसडीजी और पेरिस एग्रीमेंट के बीच में सिनर्जी बनाने के लिए पहला एक ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो कि यूएनईपी ने लॉन्च किया। एक तरह का हमें इफ़िशिएंट और क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम बनाना है जो कि सभी के लिए हो, राइट। ओके, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसका पार्टनर होगा, राइट, इसका पार्टनर है। आईएसए भी इसका पार्टनर है इंडिया का, राइट। तो एफओए एक्शन प्लान क्या है। एफओए एक्शन प्लान फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2022 से 25 का एक्शन प्लान लॉन्च किया, और उनकी स्ट्रेटजीज़ है एफओए स्ट्रेटजी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। तो ये मेनली इन्वेस्टाइज करते हैं कि कैसे एग्री फूड सिस्टम सस्टेनेबल और इंक्लूसिव और रेजिलिएंट और एडाप्टिव बनाया जा सकता है टू द क्लाइमेट चेंज, राइट। तो करंटली जो भी ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम है, वो लगभग 1/3 ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें 3 पिलर के माध्यम से इन्हें इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना है, और इसके एक ऐसे 3 पिलर्स हैं जिन पे एफओए एक्शन प्लान वर्किंग है, राइट। तो स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल एंड रीजनल क्लाइमेट पॉलिसी, ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पॉलिसी को हमें स्ट्रेंथन करना है, उनकी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करना है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ कैपेसिटी फॉर क्लाइमेट एक्शन, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, और स्केलिंग अप द क्लाइमेट एक्शन ऑन ग्राउंड, राइट। ओके, देन है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2024। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसे जर्मन वॉच रिलीज़ करता है, और जर्मन वॉच एक और रिपोर्ट रिलीज़ करता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, राइट। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच रिलीज़ करता है, और CCPI भी जर्मन वॉच रिलीज़ करता है। ओके, तो न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इंडिया की एक रैंक ऊपर आई है इस बार, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। पिछले साल 8th रैंक थी, इस बार जो है 7th पोजीशन है। तो CCPI के बारे में देख लेते हैं। ये जर्मन वॉच इसे रिलीज़ करती है, एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है। ये ट्रैक करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को, राइट, कि कितना क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस के लिए कितना कोई कंट्री काम कर रही है। तो इसको एसेस करने के लिए 4 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है। पहला, ग्रीन हाउस गैस इमिशन
जो कि 40% वेटेज है, देन रिन्यूएबल एनर्जी 20%, देन एनर्जी यूज़ 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो इन चार कैटेगरीज़ के आधार पे रैंक डिसाइड होती है और इंडिया की इस वर्ष 7th रैंक। ऐसे ही नैरोबी डिक्लेरेशन है जो कि क्लाइमेट फाइनेंस प्लेज के लिए, जो कि $100 बिलियन लगभग इकट्ठा करना है फॉर द अफ्रीकन क्लाइमेट समिट, नैरोबी डिक्लेरेशन, राइट। देन अडिस अबाबा डिक्लेरेशन, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूडेड है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। देन प्लास्टिक पॉल्यूशन, मैरीन प्रोटेक्शन और लैंड डिग्रेडेशन एंड नेचुरल कैपेसिटी। तो हमें ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, नेचुरल कैपिटल, तो हमें ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। इसको लगभग 54 अफ्रीकन नेशंस ने साइन किया है, ठीक है। तो एडिस अबाबा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू अफ्रीका, 54 अफ्रीकन नेशंस ने साइन किया है और क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पॉल्यूशन, मैरीन प्रोटेक्शन, लैंड डिग्रेडेशन, नेचुरल कैपिटल से रिलेटेड है। देन C40 सिटीज़ हमें ध्यान रखना है। C40 का मतलब C40 नहीं है, इसमें 40 सिटी नहीं है, इसमें बल्कि 100 से भी मतलब 100 मेयर्स का ग्रुप है, जो कि इंडिया की लगभग 6 इंडियन सिटीज़ हैं, जो कि लगभग 6 इंडियन सिटीज़ हैं, जिसमें दिल्ली एनसीटी आ जाता है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और अहमदाबाद। तो मेन बड़ी बड़ी सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 बड़ी सिटीज़, बेंगलोर और अहमदाबाद। हैदराबाद नहीं है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिल्ली का जो 3I मॉडल है, इसे ये फोकस करता है इंक्लूजन, इंसेंटिवाइजेशन और इनोवेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल है दिल्ली का 3I मॉडल, तो इसलिए ये न्यूज़ में आ गया C40 सिटीज़, राइट। ओके, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये WMO ने इसे लॉन्च किया। ये मेज़र करता है प्लैनेट वार्मिंग पॉल्यूशन कितनी हो रही है, इसे मेज़र करने का काम। देन इंटीग्रेट करता है स्पेस बेस्ड एंड सरफेस बेस्ड और ऑब्जर्विंग सिस्टम को, और जो भी अनसर्टेन डाटा है, जो भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसे क्लैरिफाई करने का काम रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, राइट। तो WMO ओवर द 60 ईयर्स वर्ल्ड वेदर वॉच, ये इसी से रिलेटेड है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक हम आने वाले समय पे करेंगे। तो अभी हमने लगभग 20% ऑफ द PT 365 ऑफ इन्वायरमेंट कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को एक काम करना है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट योर बेस्ट पार्ट, और अगर कुछ मिस्टेक्स हैं जो मुझसे गलती से निकल गई हों तो वो भी आप कमेंट करिए, और जो भी इम्प्रूवमेंट इस लेक्चर में मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ वो बताइए कि इम्प्रूवमेंट ऐसा कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है लेक्चर की और ज़्यादा क्वालिटी ओवर द टाइम ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी ही, और आने वाले टाइम पे ऐसे ही हम PT 365 के सारे पार्ट्स कवर करेंगे, जिसमें से हमने पॉलिटी की कवर कर लिया है, और कुछ समय में आपको इकोनॉमिक्स के भी पार्ट्स मिल जाएंगे, राइट। तो आपको अभी रिवाइज़ करना है ये सारे नोट्स को, एक बार 2 बार, जितनी बार वीडियोस को देखना हो आप देखिए, और बार बार रिवाइज़ कीजिए। और अभी लगभग बहुत ही कम समय बचा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।